या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों, आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। हम 9वें दिन माता की पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना आज आपका स्वागत किया जाए माता की अर्चना पूजा के साथ में। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। एमपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी आपके लिए सुबह सुबह लेकर आता है रंगारंग कार्यक्रम, रंगारंग विषय, बहुत सारे अनेकों विषयों से हम आपको परिचित करवाते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के अंक में हम आपको कौन कौन से विषयों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो हम शारदीय नवरात्र की महात्म्य का आपको चर्चा करेंगे, पंडित जी आपको इसके विषय में बताएंगे। साथ ही साथ में आपको करियर काउंसलिंग के विषय में बताया जाएगा और उसके बाद में चूंकि साइबर मंथ चल रहा है तो साइबर सुरक्षा के विषय में आपको बताया जाएगा। और इन सभी विषयों की जानकारी लेने के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको हमारे फोन नंबर नोट कर लेने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे संपर्क सूत्र क्या है। तो जी हाँ, सबसे पहले भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में आप हमारे नंबर लिख लीजिए, जो कि हैं 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है, जो कि है 1800233040। हमारे स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमारे नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080, कार्तिक मास, अश्विन शुक्ल पक्ष, नवमी है तिथि, 23 अक्टूबर 2023 है तारीख और दिन है सोमवार। जी हाँ, आज नवमी का दिन है, माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना का दिन है। हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनसे अगले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले दिनों के लिए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप अपने जो दिन है उनकी शुरुआत कीजिए और देखते हैं कि आज का इतिहास क्या है, आज की जो तारीख है इसमें इतिहास में क्या कुछ खास घटित हुआ, इसकी जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए। 1774 मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ। 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की स्थापना की। 1955 माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का जन्मदिवस है आज। 1948 रूसी कवि एवं उपन्यासकार बोरिस पारस्नाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2001 की अगर हम बात करें तो एप्पल ने आईपॉड को बाजार में उतारा था। और आज फिल्मी अभिनेता कुणाल कोहली और अदिति राव हैदरी का जन्मदिवस भी है, तो इनको बहुत बहुत बधाइयां हम प्रेषित करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि विचार क्या कहता है, क्योंकि एक विचार मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं देता है, उसका जीवन बदलने के लिए बहुत एक सार्थक सिद्ध होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का विचार क्या है। आज के विचार में हम आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के अनमोल वचन क्या है। जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये वचन दिए थे हमें भगवान श्री राम ने और हम आशा करते हैं कि सभी लोग इन वचनों को अपने आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने आज के मुख्य जो विषय है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और नवरात्र का महत्व आपको बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री शशिकांत त्रिपाठी जी। या आत्मयोगी हैं, आध्यात्म वेत्ता है, जीवन कौशल विशेषज्ञ हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, दूसरा जो हम विषय लेकर आए हैं वो है उच्च शिक्षा के लिए कैरियर गाइडेंस। इसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं मनोज श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मनोज श्रीवास्तव जी के लिए आपको बताना चाहूंगी कि ये कैरियर काउंसलर हैं, कंसल्टेंट ट्रेनर हैं और कोच कैरियर गाइड भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पंडित जी से और पूछते हैं कि आप ये बताइए कि नवरात्र का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि जो है वो हम
शक्ति की पूजा करते हैं, जो 9 दुर्गे की बात हम करते हैं, तो उसके पीछे का जो विज्ञान है वो समझने से पहले मैं चाहूँगा कि उस तत्व को समझा जाए जिसे हम प्रेम कहते हैं जी। क्योंकि आज देखें तो मनुष्य के जीवन में उसका सर्वथा अभाव दिखता है। वो प्रेम जीवन भर खोजता है, सोचता है कहीं दूसरों से मिलेगा, और इसकी कोशिश में देखते हैं तो जीवन ऐसे ही प्रेम के बिना बीता है। और जिसको कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपके मन में विचार आता होगा कि प्रेम का इस पर्व से क्या लेना देना है, लेकिन जो प्रथम शैलपुत्री की जो उपासना होती है 9 दुर्गे में, उसके पूर्व मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम उस तत्व को जानें। शिव और शक्ति, इन दोनों के मेल से जीवन है। जीवन अगर शिव शक्ति का वियोग हो जाए तो मृत है। कहते हैं ना कि शिव भी शक्ति के बिना शव है जी। ऐसा हम लोगों ने सुना है जी। लेकिन कभी उस तत्व पर विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों कहा गया होगा और ये शिव शक्ति क्या है। तो हम उन प्रतीकों को लेकर के उन्हीं प्रतीकों में हम अपने मानस को स्थिर कर देते हैं या सीमित कर देते हैं, लेकिन उसके आध्यात्मिक तत्व को जब नहीं जानते तो उसका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं होता जी। अब मैं बात करूंगा, जब सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे थे तो उनको प्रजापिता कहते हैं जी। तो प्रजापिता के जो पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, उनको प्रजापति कहते हैं। चूंकि जब प्रजा की रचना होगी तो प्रजा को अनुशासित करने के लिए, प्रजा को सामाजिक शास्त्रियों के लिए निश्चित नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन नियमों का विधान कौन करे, तो इसके लिए दक्ष प्रजापति को उन्होंने ये दायित्व सौंपा कि तुम प्रजा कैसे रहेगी। जैसे अभी आपने भगवान श्री राम की बात की कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मनुष्य इस जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको मर्यादित करने के लिए विभिन्न तरह के शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और भी षड्शास्त्रों की बात, 6 दर्शन, ये सारे हमेशा समय समय पर मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, वेद तो कहता है कि मनुर्भवः, मनुष्य बनो। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य शरीर से मनुष्य नहीं होता। बाकी के जीवों की बात करें अगर हम, तो वो अपने शरीर से, अपनी संस्कृति और अपने स्वभाव के साथ हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सामाजिक प्राणी तो कहा गया, लेकिन अगर सामाजिक न हो पाए तो आज दुनिया में जो विभिन्न तरह के उपद्रव देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न तरह की जो मानसिक विकृतियों के शिकार लोग मिल रहे हैं, ये भी मनुष्य के जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सर्वथा समझदार है, तो निश्चित इसकी समझ को बनाए रखने के लिए ऋषियों ने बहुत गहरा काम किया। तो उसमें हम शिव शक्ति के योग की बात करते हैं जिससे जीवन पैदा होता है। अब शिव को यहाँ हम कहेंगे चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप। आदि गुरु शंकराचार्य जब मध्य प्रदेश की धरती पे आते हैं और ओंकारेश्वर में जब उन्हें गोविंद पाद जी मिलते हैं, तो जब पूछते हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है, जैसे किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए, तो वो अपना परिचय अपने देह का देगा, या देह से संबंधित जो ज्ञान है या देह से संबंधित जो लोग हैं उन्हीं को आधार बनाकर अपना परिचय देगा, और उसी परिचय को जीते हुए पूरा जीवन गंवा देगा। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि न मैं आसमान हूँ, न मैं वायु हूँ, न मैं अग्नि हूँ, न मैं जल हूँ, न मैं पृथ्वी हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो अब यहाँ पर ये शिव तत्व की व्याख्या हो गई कि मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, जिसको सत्यचित आनंद कहते हैं। जी पंडित जी, मैं आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए हम अपने जो दूसरे हमारे मनोज श्रीवास्तव जी हमारे एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलर हैं, उनसे ये जान लिया जाए कि आप श्रीवास्तव जी ये बताइए कि आज के युग में बच्चे को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाना है, उसको बहुत कुछ करना है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओके, बहुत अच्छा, आपने बड़ा ज्वलंत सवाल पूछा है पूर्वा जी, क्योंकि आजकल का बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। देखिए, कुछ हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि बच्चा बड़ा होता है तो उसको पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे कि डॉक्टर बन जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या फिर आप बैंकिंग में चले जाएं, या फिर आप इंजीनियर बन जाएं जी। राइट। अब वो ज़माना बहुत पीछे छूट गया है पूर्वा जी। अब इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं कि कोई लिमिट नहीं। एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट में आपको कुछ जो ऑप्शन चल रहे हैं मैं आपको बता दूं, दर्शकों आप भी ये सुन लें कि जो आपके बालक बालिकाएं हैं उनको आप इस बारे में आगाह कर सकते हैं, उनको आप अवेयर कर सकते हैं कि दुनिया और बहुत बड़ी है, करियर ऑप्शंस और बहुत सारे हैं। बैंकिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा
आप जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रोटेक में, आप जा सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स, एक एकदम लेटेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग की। जो लोग इंजीनियरिंग के वो हैं, अभिलाषी हैं, वो लोग एक मैकेट्रॉनिक्स नाम की एक नई चीज़ आई है जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हम सभी अभी सुनते आ रहे हैं, हम उसको ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको महसूस भी करते हैं, उनसे रूबरू भी होते हैं, जिसका नाम है AI विथ ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग। जी। तो जो हम अपने फ़ोन में या अपने घर पर एलेक्सा से बात करते हैं, हाँ या जी। जिनके पास आईफोन है, हाँ जी। जो सीरी से बात करते हैं, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ जी। ऑटोमोबाइल अगर आप देखें, ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, जो वाहन हैं, चार पहिया वाहन हैं, इसमें पूरा AI इनेबल्ड सुविधाएं आपको आजकल मिलती हैं, बहुत एडवांस हो चुका है। ये एक करियर ऑप्शन है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो टेक्नोलॉजी, ये है कृषि में। अगर आप बहुत उन्नत उपकरण और तकनीक लाकर अगर आप अपनी उपजाऊ ज़मीन से काम लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये हमारी धरती, कृषक, जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है, जी। यहाँ पर अगर हमारा जो कृषक है सही तकनीक और सही साधनों को यूज़ करे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या आने वाली है। और अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी पीछे आए हैं कि एक एक किसान अपने खेत से पहले कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे, अभी वो 2-2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आमदनी उससे निकाल पा रहे हैं। ये सब चमत्कार है आधुनिक तकनीक, आधुनिक संसाधनों का। जी, हमारी जो नई पीढ़ी है इसको जी। समझना पड़ेगा कि वो जी जो हाँ। 3-4 ऑप्शंस थे उन्हीं के पीछे अब नहीं भागना है। बहुत बिल्कुल। सारे अलग आपके लिए ऑप्शंस खुल चुके हैं। Absolutely। आप उन राह पर जा सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं पंडित जी के जी। पास। आप ये बताइए कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य के जीवन में बहुत सारी अशांतियां आ गई हैं, तो आध्यात्म इसमें कितना सार्थक रहेगा? बिल्कुल सार्थक रहेगा। और मैं कहता हूं कि जब मनुष्य मन से जीता है, जी। बुद्धि से जीता है, जी। तो जो मैंने अभी वो कथा शुरू की थी दक्ष प्रजापति की, हाँ जी। तो दक्ष प्रजापति ने प्रजा को संतुलित और अनुशासित करने के लिए एक नियम बनाए, लेकिन नियमों के तहत प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती। ये नियम बनाने वाले लोग नहीं जानते। हाँ जी। और अक्सर हम लोग प्रेम भी नियमों और क्या कहते हैं बंधनों के साथ या शर्तों के साथ करने लगते हैं, और उसको हम प्रेम समझ लेते हैं, या प्रेम को प्यार कह दिया जाता है, जो कि प्रेम बहुत बहुत उत्तम विषय है, जिसमें आज के पर्व का महत्व मैं बताऊंगा जी। कि वो प्रेम तत्व ही का अभाव मनुष्य के जीवन में सारे असंतुलन की जड़ है। जी। क्योंकि देखें तो मनुष्य एक विवेकवान प्राणी है कहा जाता है। बुद्धिमान तो हम मानते हैं उसे, लेकिन बुद्धि को शास्त्रों में आध्यात्मिक दृष्टि से जड़ की संज्ञा दी गई है कि बुद्धिमान व्यक्ति सीमित दायरे में ही अपने को या अपने कुछ परसेप्शन के द्वारा ही चीज़ों को देखेगा। कॉन्सेप्ट को समझ पाने का सामर्थ्य जो है बुद्धिमान में नहीं होता। हालांकि बुद्धि का प्रयोग करता है वो, मनोविज्ञान की दृष्टि में बुद्धि के सिवाय कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन बुद्धि के जब बियॉन्ड आप जाते हैं, जहाँ की मतलब जिसको कहते हैं बुद्धि निरपेक्ष एक शब्द अगर मैं कहूँ, जी। तो यद्यपि बुद्धि के लिए बुद्धि निरपेक्ष समझना बड़ा मुश्किल होगा, हाँ जी। क्योंकि बुद्धि हमेशा सापेक्ष होती जी। है, या तो विरोध में होती है या समर्थन में होती है। लेकिन निरपेक्षता बुद्धि का स्वभाव नहीं है। अब निरपेक्षता स्वभाव है विवेक का, जहाँ पर प्रेम घटित होता है, जहाँ पर भाव जगत में संचार होता है, भावनाओं का संचार होता है। और भावनाओं के संचार पर तो आज इतना गहरा रिसर्च है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसकी वजह से लोगों को एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसे तमाम सारे बीमारियां, और की बात छोड़िए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं कि मनोकायिक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, तो वो सब भाव जगत में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं, जो आदमी नहीं समझ पा रहा। हार्मोन का आपके तर्क से लेना देना नहीं है, हार्मोन का आपके भाव से लेना देना है। अगर भाव वो बनेगा तो हार्मोन रिलीज होगा। तो विज्ञान ने क्या किया, जैसे अभी सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप देखते होंगे आजकल पशुओं से अधिक दूध लेने के लिए हमने ऐसे हार्मोन लगा दिए, इंजेक्शन उनको लगा दिए जाते हैं। तो ये बर्बरता की हद है कि आप उसकी जान से खेल रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए। तो जो मैं बात कर रहा था कि दक्ष प्रजापति ने आवाहन किया देवी का, फिर बात आती है, शक्ति का पर्व है, और जो मुख्य रूप से उपासना की पद्धतियां हैं, शैव मत है, शाक्त मत है और वैष्णव मत है, ये तीन प्रमुख कह सकते हैं अपन। तो शाक्त मत में
माना गया है कि शक्ति ही ब्रह्म का साकार रूप लेकर के जन्म लेती है और सृष्टि का संचालन करती है। शाक्त मतावलंबी जो है ऐसा ही मानते हैं। शैव मत में शिव को माना जाता है, हाँ जी। और जो वैष्णव मत है उसमें विष्णु को माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे में जो शक्ति है, जिस शक्ति से ये संसार स्थित है, निर्मित होता है, सृजन होता है, जिस कहते हैं ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः की बात जो भागवत का ये स्तुति है। तो सच्चिदानंद से जो ये उत्पत्ति, स्थिति और जो प्रलय होता है वो शक्ति शाक्त संप्रदाय में माना गया। तो इस शक्ति में प्रथम शैलपुत्री जो हम उपासना करते हैं 9 दिन की उपासना में, पहले दिन की उपासना, लेकिन इसके पहले की जो कहानी है शिव और शक्ति की, वो है सती और शिव के प्रेम की। जी कह सकते हैं कि दुनिया का की पहली प्रेम कथा है, जी, बिल्कुल। जिसको अगर समझा जाए तो हम मनुष्य बनते हैं, समझ के बनते हैं, अन्यथा हमें प्रेम तत्व भी पता नहीं चलता। जी, तो इसका यही मतलब है कि अगर हमारे दर्शक भी समझना चाहे प्रेम का मूल मंत्र, तो शक्ति और शिव को सबसे पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने जो कर्म करके हमें बताए हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। और दर्शकों, आपको भी पूजा करते समय सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि शिव का पूजक जो होगा वो दुनिया पर विजय पाएगा। चलिए हम आते हैं श्रीवास्तव जी। हमने बताया लोगों को, जो आज की जो नई जनरेशन है, इसको ये बताया कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन किस व्यक्ति के लिए, किस बच्चे के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो उसको जीवन में आगे लेकर जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? देखिए पूर्वा जी, ये कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का सर्वप्रथम पाठशाला उसके मम्मी और पापा होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जितने अभिभावक हमें सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ 9th क्लास से ही आपके बच्चे की मानसिक स्थिति जानिए, उसका मन टटोल कर देखिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपने दोस्तों से किस तरह की बात करता है, या वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, खाली समय में वो किस चीज़ के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो आप समझ जाइए कि यही उस बच्चे की प्राथमिक चॉइस है। उसी पर अगर हम आगे बात करके उसका करियर अगर हम उसको सजेस्ट करें, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, सजेस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोपना आजकल थोपने वाला ज़माना नहीं रहा पूर्वा जी, क्योंकि बच्चा खुद भी बहुत अवेयर होता है, इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें वो लोग देखते रहते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स ये डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें कि बच्चे की एग्जैक्टली चॉइस किस चीज़ में है। उसके बाद अगर परिस्थितिवश अगर पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि बच्चे से इस लेवल की बातचीत कर सकें, तो फिर हम जैसे करियर काउंसलर काम आते हैं, हमारे पास लाएं, या उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो अध्यापक अध्यापिका हैं, उनसे बात करें। क्योंकि जो अध्यापक हैं या जो काउंसलर हैं, उनके संग ज़्यादा समय बिताकर उनकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाकर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा अपना करियर किस फील्ड में बेस्ट बना सकता है, राइट। एक ये तरीका है। एक जो मेरे मन में है, चलिए हाँ। हमने बता दिया कि आप ये कीजिए, उनके लिए एक ऑप्शन है। मान लीजिए आगे चलकर ऐसा होता है हमारा मन ही नहीं लग रहा, तो हाँ। फिर कैसे उस बच्चे को कैसे और दूसरे ऑप्शंस के लिए, क्या उसको पहले से ही 3-4 जगहों की तैयारी करना पड़ती है कि मैं इस राह पर भी जा सकता हूँ, मैं इस राह, लेकिन ये भी है कि 2 नाव पर जब बच्चा पैर रखेगा तो कहीं ना कहीं डगमग होगा। तो किस प्रकार से उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए एक ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी खोले रखना है, तो उसके लिए कैसे चूज करेगा वो? उसके लिए देखिए, ये बिल्कुल मैं ये बात कहने भी वाला था पूर्वा जी, कि वो अगर बच्चा एक ही ऑप्शन को लेकर चलता है और उनके पेरेंट्स भी उसी ऑप्शन को लेकर काफ़ी सारी आशाएं लगाकर रखते हैं, और अगर दुर्भाग्यवश वो प्राप्त नहीं होता है, वो उद्देश्य को वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर बहुत सारी हताशा, निराशाएं उसको घेरती हैं, और उसके चलते बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो हम और आज आप लोग पेपर में पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल जी, राइट? ठीक है, ठीक है। उसके लिए हमेशा मैं कहता हूं, जो मैं जिस तरीके से बात करता हूं, कि आप अपना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रेडी रखें हमेशा। मतलब लाइफ में हमेशा 3 ऑप्शन खोल कर रखें। अगर पहले ऑप्शन ने काम नहीं किया तो दूसरे पर काम करिए, दूसरे ने काम नहीं किया तो तीसरा डेफिनेटली काम करेगा। पर ऑप्शंस पर ही प्लानिंग नहीं करते रहना है, वरना जिंदगी प्लानिंग में निकल जाएगी, ऑप्शंस पे काम नहीं होगा। बिल्कुल सही है। Right? चलिए पंडित जी से भी इसी विषय में पूछ लिया जाए कि बच्चे को जब नकारात्मकता आती है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फील होने लगता है, तो कैसे शक्ति, कैसे आराधना उसके साथ दे सकती है? देखिए, नकारात्मकता भी शक्ति का ही प्रभाव है जी।
लेकिन जिसको आप कहते हैं कि वो एक गलत दिशा उसने बदल दी। जैसे आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना है, जी तो मंजिल की तरफ जाने के लिए सिर्फ चलना आवश्यक नहीं और रास्ते का होना आवश्यक नहीं है। हाँ जी। आवश्यक है दिशा। हाँ अगर दिशा मंजिल के विपरीत हो गई तो आप रास्ते पर चल भी रहे होंगे और रास्ता भी होगा तो भी आप मंजिल से दूर जा रहे होंगे। जी तो ऐसे में जो शक्ति सकारात्मक या क्रिएशन में लगनी चाहिए, अगर वो शक्ति विध्वंसात्मक हो रही है या वो निराशा में ले जा रही है या कार्य से आपको अलग कर रही है, यानी कार्य के प्रति उदासी पैदा कर रही है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है या कहीं कोई भावनात्मक कह सकते हैं असंतुलन हुआ है। ठीक है। तो मैंने जो प्रेम तत्व की बात की है कि प्रेम नहीं समझा गया, जी क्योंकि बीच बीच में प्रोग्राम इंटरप्ट हो रहा है। हाँ जी। जी, जी दो प्रोग्राम जी साथ लेके चल रहे हैं आप। जी तो एक्चुअल में सती और शिव का योग नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि सती ने हमेशा बुद्धि से या बुद्धि से कभी वो मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि दक्ष का मतलब होता है कुशल। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे सर करियर काउंसलर हैं और करियर के बारे में बता रहे हैं, आप जब तक कहीं जहां आपकी भावना है वहां उस विषय को नहीं चुनते तब तक उस कार्य में कुछ इनोवेटिव करने का सामर्थ्य आप में नहीं आएगा। और कोई एकेडमी ऐसा नहीं बना है जो व्यक्ति को, जैसे अभी आपने स्टीव जॉब्स की बात की, स्टीव जॉब्स बनाता हो। हाँ जी। ये सारे लोग इसलिए ये बन पाते हैं क्योंकि इन्होंने जिस विषय को चुना, जिस क्षेत्र को चुना, वो इनका भाव पक्ष था, उससे इनको प्रेम था, उसमें ये डूबना जानते थे, खुद को मिटाना जानते थे। वो एक शायर ने कहा था ना कि मिटा दे खुद की हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो जी, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी, तो ऐसे में आप कहाँ मिट सकते हैं? तो आप मिटते प्रेम में हैं, और प्रेम जब जीवन में नहीं होता है तो आप जीवन भर मिटाने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों को कैसे समझाएंगे कि उनको आस्था और विश्वास में अंतर करना कैसे आना चाहिए? आस्था और विश्वास में अंतर करना, बहुत अच्छा सवाल किया। इसको अंग्रेजी में भी थोड़ा अपन बोल दें, फेथ और बिलीव। जी ठीक है, बिलीव जब भी होगा वो लॉजिक के साथ होगा, क्योंकि बिलीव के साथ, बिलीव तर्क के बिना नहीं खड़ा हो सकता। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर बिलीव करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आसपास उन्हीं को पाता है। जी। ठीक है, वो किसी और पर बिलीव नहीं करता, लेकिन बाद में वो अपने मित्रों पर बिलीव करने लगता है माता पिता को छोड़कर। ठीक है, ऐसा भी वो देखा जाता है, क्योंकि माता पिता उस पर लगातार चीजें इंपोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं। ठीक है, वो तो लगता है कि तो हमको समझते ही नहीं है, हमको समझता हमारा मित्र है। और पीयर प्रेशर में बच्चे कैसे खराब होते हैं इसका आज के युग में बताना ही नहीं है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो वो आपकी बात नहीं सुनते, अपने मित्रों की बात सुनते हैं। ठीक है। तो एक समय तक तो माता पिता जी। बहुत प्रिय होते हैं। तो जो आपने कहा कि अब फेथ का मतलब होता है जहां तर्क नहीं हो, जहां बिल्कुल आदमी, जिसको कहते हैं कि अंधश्रद्धा, जो एक शब्द आता है, या श्रद्धा कह लें, अंध तो श्रद्धा कभी नहीं होती। जी। अंध भक्ति सुना होगा अंध आपने, भक्ति भक्ति भी होता है, भक्ति अंध नहीं होती, लेकिन जब भक्ति नहीं समझी गई तो अंधे ही रूप ले लिया उसने। कई बार क्या होता है कि जो चीजें हम समझ नहीं पाते उसके नाम पर हम अपना आंख बंद कर लेते हैं। जैसे बच्चों को देखा होगा, जो विषय समझ में नहीं आता, उन विषय को नहीं समझने का उन्होंने अपना मन बना लेते हैं, और वो विषय उनके जीवन भर समझ में नहीं आता। कारण क्या है कि उन्होंने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि ये मेरे समझ में नहीं आता, मेरे कठिन है। वो एक डर लगने लगता है, Yes, yes, घबराहट होने लगती है, फिर सोचने लगते हैं कि नहीं ये मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही प्रेम का अभाव। जी। तो जो दक्ष थे वो बुद्धिमान, दक्ष मतलब कुशल होना होता है। जी, जी। और दक्ष की पुत्री भी कुशल है, और उन्होंने प्रेम को कुशलता से, अपनी कुशलता से अर्जित करना चाहा। जी। शिव ने कहा कि नहीं, मुझे पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि से पार जाना पड़ेगा। जी। अब जो मैंने प्रेम अध्यात्म- पर आना पड़ेगा प्रेम उन्हें, पर आना बुद्धि पड़ेगा। से नहीं काम चल सकता। प्रेम जी। बुद्धि का विषय हो भी नहीं सकता, जी। क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्धि काम ही नहीं करती। जी। आप जब प्रेम के शायरों पर देखें तो वो गालिब साहब कहते हैं कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो आग के दरिया में डूब जाने वाले के पास बचेगा क्या? जी। ठीक है, जहां आपका कहते हैं ना, प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए। जी। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। बिल्कुल। खुसरो ने कहा, खुसरो सागर प्रेम का जिसकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूबा, जी। जो डूबा सो पार। मतलब प्रेम में डूबना होता है, उबरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब अगर पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अगर मान लीजिए कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, जी। माता की आराधना करें, हम बच्चों की बात करें, मानव जीवन की बात करें, आजकल जीवन में कटुता बहुत ज्यादा आ गई है, तो प्रेम को किस तरीके से, मतलब कटुता को किस तरीके से प्रेम में बदला जा सकता है माता की आराधना से? एकदम बिल्कुल, आपने जब बात ये हुई तो मैं पहला प्रसंग क्यों लिया, ताकि मैं शैलपुत्री पे आ सकूं कि शैलपुत्री फिर कैसे बनी वो। जी। फिर दक्ष की पुत्री होकर के जो शक्ति हैं, महामाया हैं, उनका शिव से मिलन नहीं हो पाया। जी। और शिव उनके वियोग में, मतलब संसार में ऐसे भटक रहे हैं जैसे लगता है कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो फिर सारे जो जितनी भी शक्तियां हैं सब आती हैं और कहती हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे शिव को मतलब संसार के योग्य बनाया जाए, क्योंकि अब ये तो वियोग में है, योग हो ही नहीं रहा है।
एक प्रेम योग शब्द आता है। हाँ जी। और आपने प्रेम रोग भी सुना होगा, प्रेम रोग फिल्म भी आई थी। बिल्कुल। तो योग के बिना प्रेम रोग ही होता है। अच्छा जी। जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये योग हो गया। जी। इसीलिए आप देखते होंगे प्रेम के नाम पर बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं जो कालांतर में जिसका परिणाम आता है आप कहेंगे कि अगर ये प्रेम है तो फिर जिंदगी में प्रेम करना ही नहीं चाहिए, ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो फिर प्रेम योग के लिए शैलपुत्री के रूप में शक्ति का जन्म होता है। शैलपुत्री मतलब नाम ही देखें, पार्वती भी कहते हैं। शैल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री। अच्छा, एक चीज देखिए कि यहाँ पर मतलब जो बच्चे की कोई पहचान नहीं, यहाँ से आप देखें तो इंडिविजुअल अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। जो इस शक्ति के आराधन के पर्व में प्रेम तत्व को हम समझें तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी पहचान उसके माता पिता से होती है, जी। जिसमें इनको शैलपुत्री कहा गया। यहाँ इनका कोई नाम नहीं है, इनके पिता का नाम है शैल और उनकी ये पुत्री हैं, यानी पहचान शैल से इनकी हो रही है। फिर ये तपस्या करती हैं। जो दूसरा माँ का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जिसको अपना पहला आश्रम हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जी। जिसमें 25 वर्ष तक आप पंडित जी, अध्ययन ये करते जो हैं। विषय है जी। हम इसके लिए आपको फिर परेशान करेंगे, लेकिन अभी दर्शकों के लिए एक बिल्कुल। छोटा सा आप जल्दी से संदेश जी। बता दें जी। कि मान लीजिए कि जो दर्शक अपने घर में घट स्थापना नहीं कर पा रहे, साधारण पूजा कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आज के दिन पूजा करके वो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आप आपने जल्दी से बहुत बताएं। सुंदर कहा, सिद्धिदात्री कहा गया। आज जी। तो सिद्धिदात्री है माँ। हाँ जी। सारी मतलब जो आपके मन की मतलब इच्छाएं हैं वो सब सिद्ध हो सकती हैं। बस एक बार आप अपने को उस शक्ति से योग कर सकें। अभी क्या कर लिया आपने, प्रेम एक शक्ति है जी। जिससे वियोग होने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और तमाम तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। योग जो है आत्मा से होता है। जी। प्रेम आत्मा का विषय है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़े सुंदर पंक्तियों में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जी। तो प्रेम से ही वो प्रकट होता है। अब इससे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती नहीं है? हो सकती। जो जगह जगह में लोग ढूंढते हैं, मंदिरों में, बिल्कुल मस्जिदों जी, में, बिल्कुल। गुरुद्वारों में, कहाँ जाते हैं, जी। वो कहते हैं सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र Only- व्याप्त है बशर्ते माता वो- रानी, जी। और आप उनकी आराधना करें, उनसे अपने लिए आशीर्वाद लें। और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जी, अब हम सुनते हैं माता जी का एक भजन। दर्शकों, आप जल्दी से सुनिए माता जी का भजन और उनसे लीजिए आशीर्वाद। दुर्गा दुर्गति दूर कर, दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर निर्मल करो, कृपा करके आज, कृपा करके आज, मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। नहीं कोई है तेरा सानी, नहीं कोई है तेरा सानी, ओ मेरी दुर्गे भवानी, मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। नहीं कोई है तेरा सानी, नहीं कोई है तेरा सानी, ओ मेरी दुर्गे भवानी, मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी।
दर्शकों, ये तो हमने सुनी माता की स्तुति, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चल रहा है नमस्कार एमपी लाइव फोन इन कार्यक्रम, और हमारे फ़ोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले मेहमान से आपको मिलवा दें, क्योंकि ये साइबर मंथ चल रहा है। आपको मिलवाना चाहूँगी शोभित चतुर्वेदी से। ये है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो शोभित जी से ही हम जान लें कि किस प्रकार से जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, बहुत सारे बढ़ गए, अलग अलग तरीके से लोग दूसरों को लूट रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि लालच एक बुरी बला है, और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और जिसमें हम ना किसी को जानते ना पहचानते हैं। अगर हम अननोन लोगों से या हम ऐसी कोई लिंक्स पे क्लिक करते हैं या हम कोई ऐसा काम करते हैं, तो एक बहुत बारीक महीन सी लाइन है जिसमें साइबर अपराध होने की संभावना 90% तक है। तो आपको बहुत सेफ रहना है, अवेयर रहना है, बच के रहना है, और हर एक चीज़ को थोड़ा जांच के ध्यान से और धैर्य से उस चीज़ को आगे बढ़ना है। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन शोभित जी, एक बात देखने को आई है कि हमने मोबाइल खोला, एक अनोखा सा मैसेज आ गया, कभी व्हाट्सएप पर, कभी किसी भी मैसेंजर पर या साधारण मैसेज, और एक जागरूकता, मतलब एक मन में ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इसको देखें, और वहाँ पर ही जाके हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे कि क्या उसको खोलना ही नहीं चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो अगर किसी पहचाने वाले ने भेजा है जी, तो ही आप देखें। अगर अननोनली कोई आ रहा है, देखिए पहचाने वाला शायद आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अननोनली आ रहा आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक, जिसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक, आप कहीं ना कहीं एक जाल में फंस रहे हो। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में केवल, अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो फ्री में केवल वायरस, आपका डेटा चोरी होगा, या आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसेंगे। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं फ्री में देखिए, तो आपको 99 रुपये का बिल कटवाने पे आप जब उसका हिसाब करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसका एक्चुअली MRP से ऊपर ही जाएंगे। तो फ्री वाला जो सिस्टम है, या हमको जो मुफ्त में हम लोग साइबर वर्ल्ड में फ्री में गाने मिलते हैं, फ्री में ऐप डाल लें, इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। जी जी जी, चलिए हम आ जाते हैं श्रीवास्तव जी के पास में। श्रीवास्तव जी, आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जब चाहता है, एक बच्चा है, जब वो ग्रेजुएट हो चुका है, अपनी पूरी पढ़ाई कर चुका है, सामान्य जब उसको नौकरी मिलनी है, उसके लिए उसको कुछ विशेष तैयारियां उस समय पर कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल पूर्वा जी, ये बड़ा तर्क संगत आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, एक बच्चा जो अभी कैंपस की लाइफ जी रहा है, स्कूल या कॉलेज से कॉरपोरेट, इसको हम बोलते हैं कैंपस टू कॉरपोरेट ट्रांजिशन, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर बच्चा या हर अभ्यर्थी इसको झेल पाने की मानसिक स्थिति में नहीं रहता है, राइट। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा, उनके अभिभावकों को, कि थोड़ा सा इनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इनकी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग, जिसको हम बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा लोगों में बातचीत करें, थोड़ा सा खुलें। उसके लिए ज़रूरी है कि इनकी मित्र मंडली बहुत अच्छी हो, आपस में एक हेल्दी चर्चा ये लोग करते रहें। और जो भी बच्चा है जो कैंपस से निकलकर कॉर्पोरेट में जा रहा है, यानी कॉलेज से निकलकर कोई जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ का माहौल एकदम अलग होगा। तो वो जो परिवर्तन है, इसके लिए मानसिक रूप से बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं। मैं ये फिर से इस चीज़ कह रहा हूँ। उसके तैयार होने के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा यहाँ पर सभी दर्शकों को। पहला, ये मान के चलिए कि स्कूल और कॉलेज एक अलग दुनिया थी जिसको हम पीछे छोड़कर अब इस दुनिया में आ रहे हैं, और इसका एक बड़ा सा, इसका कड़वा सच है, तो इट्स कॉल्ड रूथलेस वर्ल्ड। यहाँ पर इमोशंस काम नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेज में इमोशंस थोड़े बहुत काम कर जाते हैं, बट कॉर्पोरेट में प्रैक्टिकल होना जरूरी है, बहुत प्रैक्टिकल होना जरूरी है पूर्वा जी, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस तो घर पे रख कर आना चाहिए एक्चुअली, राइट। और क्योंकि यहाँ पर काम है, आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होगी, राइट। आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन देखकर आपको यहाँ पर लिया गया है, और आपकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर आगे बनाए रखेगी। जी, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो खुद तो अपना परफॉर्मेंस देते ही हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं उनका भी पीछे से बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको दृढ़ बनाए कि इस दुनिया से अब तुम्हें अकेले ही लड़ना है, अब वहां पर हम तुम्हारे साथ नहीं आ पाएंगे। देखिए पूर्वा जी, यहाँ पर दृढ़ बनाने का काम एक्चुअली इस अवस्था में नहीं होना चाहिए, ये बचपन से होना चाहिए जी। क्योंकि इस टाइम अगर वो दृढ़ बनाएंगे तो ऑलरेडी एक जो बच्चा है या जो अभ्यर्थी है, कॉलेज पास आउट करके कॉर्पोरेट में या किसी जॉब में गया है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है। फिर पेरेंट्स भी अगर ये प्रेशर दें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तरीका उसका सबसे बढ़िया यही है कि जब बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, 8th क्लास तक तो बढ़िया हंसना गाना खेलना कूदना वही होना चाहिए प्राकृतिक रूप से।
9th और 10th क्लास से बच्चे को थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस छोटे छोटे डोज में देनी चाहिए कि देखो ये आगे आने वाली दुनिया जो है ये उतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये जो स्कूल, ये जो कॉलेज और जो घर की दुनिया है, इससे एक अलग दुनिया में आप प्रवेश करेंगे कभी ना कभी। तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना शुरू करवाना चाहिए पेरेंट्स को भी, प्लस जहाँ पर ये पढ़ने जाते हैं, प्लस जो इनके जो करियर काउंसलर हैं, जहाँ पर भी ये कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं वहाँ पर भी। इसलिए आजकल उसको कहते हैं ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जी, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसकी ज़रूरत भी है। जैसे हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबल स्किल पार्क खोल रखा है भोपाल में, जी, जो कि इसी तरह के स्टूडेंट्स की तैयारी जी, करवा रहे हैं। जी, 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 बहुत अच्छी बात है। राइट, चलिए तो- हम शोभित जी के पास चलते हैं। शोभित जी, ये बताइए, कहा जाता है ना कि जो अभी पुरानी पीढ़ी है वो मुगल थे और अब ये जो नई पीढ़ी आ रही है ये गूगल हैं। तो ये जो मुगल लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता, उन्हें अभी पता ही नहीं है ये जो नया वर्चुअल जो दुनिया है वहाँ पर जाके जो हमारे जो वरिष्ठ जन है वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो इनको कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग लास्ट काफ़ी सालों से 2000 लगभग 11-12 से हम लोग स्कूल कॉलेज में आते हैं, क्योंकि बच्चा ही एक ऐसा पॉइंट है हमारे लिए कि वो अपने माँ बाप को जाकर सिखाता है। क्योंकि एक टाइम था जब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा भी हर एक छोटी छोटी चीज़ अपने माँ बाप को सिखाता है। क्योंकि आज हम मोबाइल, अगर हम लोग माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है जो मोबाइल पे डाउनलोड कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, लेकिन आप उसको ये चीज़ पे रोकें, क्योंकि वो जो डाउनलोड कर रहा है उसे नहीं पता वो क्या डाउनलोड कर रहा है। क्योंकि यहाँ भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की संभावना है। तो हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं वो माँ बाप को जाके अवेयर करें, दादा दादी, क्योंकि आज बच्चे दादा दादी को, नाना नानी को और अपने बड़ों को करते हैं। और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डिजिटाइजेशन का लॉन्च किया है, जिस तरीके से आज हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं अवेयरनेस को लेके भी बहुत ज़्यादा तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि एड्स आते हैं टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। क्योंकि जन जन को अगर जाकर समझाना है कि आपको कैसे बचना है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसके लिए कोई नई ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि हर गांव-गांव, तहसील, ब्लॉक तक जाके, क्योंकि अभी आप देखें नया जो फ्रॉड हो रहा है वो पेंशनर्स का हो रहा है कि जो पेंशनर्स हैं उनके पास अभी फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि साहब आपका जो डेथ लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप जमा करें, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और इसमें कई लोग फंसेंगे। तो मैं अभी से आपको आगाह कर दूं कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप बिल्कुल उसको सस्टेन ना करें, आप सीधा बैंक जाएं और बैंक में जाके बात करें। जी, अगर मान लीजिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो जाना चाहें आपके साइबर के अंदर इस पूरे फील्ड में, उनके लिए कितना स्कोप है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग की, तो क्या क्या एक आप नए नौजवान को क्या सिखाना चाहेंगे कि उसके लिए कितने ऑप्शंस, उसे क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, साइबर में अपने आप में करीबन 18-20 फील्ड्स हैं। क्योंकि देखिए, साइबर सिक्योरिटी में है, साइबर नेटवर्क सिक्योरिटीज है, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस है, आईटी ऑडिटिंग है, इसके बाद आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस है, साइबर लॉ है। ऐसा करके इसके अंदर 18 फील्ड्स हैं, पेनी टेस्टिंग है, और ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें। और अगर इसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको पब्लिक पे, मतलब जो सरकारी नौकरी है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी ऑफर्स है। 20-25 लाख वैकेंसीज, जिसमें बैंक है, IRCTC है, एयरपोर्ट्स है, जुडिशरी है, हमारे नगर निगम है, पुलिस है, आर्मी है, बहुत बड़ा वाइड एक क्षेत्र है जहां पर हमारे बच्चे जा सकते हैं। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आपने तो बताई कि बहुत सारी ये जो खूबियां हैं जो बच्चों को विकसित, लेकिन इन योग्यताओं को और किस तरीके से डेवलप किया जाए? और साथ ही साथ जो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि अगर एक व्यक्ति जाता है, वो अपना इंटरव्यू दे रहा है, तो उस समय उसको किन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए? ये दोनों बातें। बिल्कुल, ये एकदम समसामयिक आपका सवाल है पूर्वा जी। इंटरव्यू देने के पहले किसी भी अभ्यर्थी के मन में इतनी सारी उत्सुकता, घबराहट और नर्वसनेस होती है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसके लिए मेरा आप सभी से एक सलाह है, सभी अभिभावकों से और बच्चों से भी जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी अच्छी भली भांति उसको आप पढ़ लें। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आप कितने फिट हैं और उसमें आप क्यों इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, राइट। आप अपना परिचय भी एक सिस्टमेटिक तरीके से दें कि आप क्या हैं, आप क्या करते रहे और आप क्या कर सकते हैं, और जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर आपको तभी लेगा जब आप उसको कुछ वैल्यू एडिशन करके दिखाएंगे।
और ये चीज़ इंटरव्यू में ही आपको प्रदर्शन उसका देना होगा कि हाँ मैं आपके लिए एकदम सही कैंडिडेट हूँ, मुझे लेना आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ही होना है। उसके लिए और भी पूर्वा जी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा। उसके लिए कुछ चीज़ों पर काम करना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपका रेज्यूमे या CV, जो कि एक प्रोफेशनल राइटर से अगर आप लिखाएं तो बेहतर होगा, जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर होंगी और सही भाषा के साथ होंगी, सही शब्दावली के साथ होंगी। दूसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं ग्रूमिंग यानी कि आप अपने आप को कितना प्रेजेंटेबल रखते हैं, आप कितना अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके आगे की कहावत है कि यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको चांस। तो पहली बार में अपने आप को इतना अच्छा रख कर जाएं, शेविंग बराबर करनी है, आपके बाल सही होने चाहिए, जो आपकी ड्रेसिंग है वो प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं अटायर, आपका प्रॉपर होना चाहिए, एकदम फॉर्मल होना चाहिए। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको प्रॉपर मैचिंग टाई पहनना चाहिए, आपके बेल्ट और शूज़ का कलर एक ही होना चाहिए, राइट। और एक फॉर्मल कपड़े टक इन होना चाहिए प्रॉपर, डार्क कलर का ट्राउज़र और लाइट कलर की या उससे मैचिंग शर्ट होनी चाहिए। अगर टाई आप लगा रहे हैं तो टाई का जो प्राइमरी कलर है वो आपके ट्राउजर कलर से होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आज के नौजवान को ध्यान में रखनी चाहिए। उतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं आपको बता पाऊँ। जी, हम आ जाते हैं। जी, बहुत अच्छी चीज़ जी, आजकल इंटरव्यू में कुछ एम्प्लॉयर आपका अभ्यर्थी का EQ टेस्ट करते हैं, इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है। इमोशनल क्वोशेंट क्या होता है पूर्वा जी, कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर दागे जाएंगे, मैं दागे वर्ड यूज कर रहा हूँ, फायर किए जाएंगे, तो ये देखा जाएगा कि बच्चा विपरीत परिस्थितियों में, प्रेशर की परिस्थितियों में कितना मानसिक रूप से संतुलित होगा। जी। इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसा डॉक्टर साहब भी बता गए थे कि थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करके इंटरव्यू में जाएं और एक रात पहले अच्छी नींद लें, हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं और अगर हो सके तो थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करके जाएं ताकि थोड़ी शक्ति मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप तक फिर से आऊंगी। जी चतुर्वेदी जी, आप ये बताइए कि जो लोन के फ्रॉड है, जो कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड कहा जाता है और मध्य प्रदेश में तो 60 लोगों ने आत्महत्या भी की है, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि लालच बुरी बला है। क्या है कि जब हम कोई लोन लेना चाहते हैं तो हम किसी ऑथराइज्ड, जैसे आपके कई ऐसे ऑथराइज है, SBI है, बजाज है, कोटक है, ऐसे जगहों से अगर हम लोन लेंगे तो हम इन सब चीज़ों से नहीं फंसेंगे। लेकिन जब हम ऑनलाइन लोन लेते हैं तो एक्चुअल वो होता ये है कि वो ऐप गूगल पे नहीं होती, वो किसी न किसी द्वारा आपको भेजी गई होती हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपके मोबाइल का सारा डेटा, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो, फोटो हो, वीडियो हो, आपका कैमरा हो, वो सब सामने वाला ऑपरेट करता है और उसके बाद फिर वो लोन आपको देता है, आपका पैसा काटता है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है, आपके सारे परिवारजन को और आपके जितने भी और लोग हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में, उनको वो आपके फ़ोटोज़ जो मॉर्फिट करता है उसको भेजता है और आपसे फिर वो ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसा लेता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहला काम है कि आप ऐसे कोई भी जाल में ना फंसें, क्योंकि ये फिशिंग अटैक होता है एक्चुअली। ये हमने जाल फेंक दिया, आप देखें इसमें कितने लोग फंसते हैं। एज इट इज़ सेम अभी चल रहा है जिसमें हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, जो अभी महिलाओं के लिए बहुत घातक और ख़तरनाक है कि वो सोचते हैं कि हम 10,000 15,000 घर बैठे कमा सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, पेपर में भी ऐड आते हैं, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक फ्रॉड है और इस फ्रॉड में भी यही है कि जितने लोग फंस जाएं, हम आपको एक बार पेमेंट देंगे, 2 बार देंगे और तीसरी बार आपसे हम पैसा हम आपसे वसूलेंगे, आपके अकाउंट से हम पैसा डिडक्ट कर लेंगे। तीसरा हम बात करें फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, तो जो अभी फाइनेंशियल फ्रॉड में जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है वो चल रहा है MPB का, आपके पास SMS आता है, आपके पास ऐसे कई चीज़ें जो नए ट्रेंड्स हैं, इससे आप थोड़ा बचें, क्योंकि MPB बैंक या कोई भी ऐसी संस्थान कभी आपको कोई SMS या कॉल नहीं करती है। MPB अगर कोई बिल नहीं भरेंगे तो घर पे आकर लाइन काट देगी, ये हम सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे कितना ऑनलाइन हो जाए, पर MPB ऐसे ही चलेगा। बैंकिंग में अगर आप नहीं करेंगे कोई ट्रांजेक्शन तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होता है, आपका अकाउंट बंद भी अगर होगा तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी SMS या कॉल्स, या आप इंश्योरेंस पॉलिसी सर आपकी ऐसी हो गई है, या ऐसे जितने भी आ रहे हैं आपका कॉल्स या SMS, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बैंक, कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर कभी आपको कॉल और SMS नहीं करेगा। आपको बैंक जाना है या इंश्योरेंस कंपनी जाना है या MPB का ऑफिस जाना है, आप वहाँ जाके पता करें, भले ही रात को आए, आप सुबह चले आए, आपका कुछ नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जी, मान लीजिए कि हो ही गई, अब दुर्घटना हो गई, कहाँ पर जाके ऑथराइज्ड इसकी शिकायत की जाए? देखिए, अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है
तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आप 24 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करें। ये आप नंबर दोबारा लिख लें, 1930। दर्शकों, मैं भी आपको एक बार बताना चाहूंगी कि आप नोट कर लीजिए। जी आप बताएं। जी, और साथ में जो नेशनल साइट, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आप उतने हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार ग्रामीण में होता है तो हम नहीं कर पाते, तो आप कॉल कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है मध्य प्रदेश का, जो 79 नंबर में मैं आपको दिया हुआ था। अच्छा जी, सर अभी तो मेरे पास नहीं है, आप जी तो आप टोल फ्री नंबर पे बात कर स्क्रीन पर सकते आ रहा है हैं 1930। और आप cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर जाके अपना पूरा पोर्टल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जो नियरेस्ट थाना है उसमें आप जाके, नियरेस्ट थाने में जाके आप उसकी कंप्लेन करें। जी, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जी। और साथ में आप अपने बैंक को या अपने जिसमें आपके फ्रॉड हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड का हुआ है तो उसको तुरंत ब्लॉक करें। ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जिनके भी साथ ये दुर्घटना हो जाए उन्हें ऐसे करके अपना कम से कम बचाव हो सकता है और आगे चल के कार्रवाई भी हो सकती है। हम श्रीवास्तव जी के पास में आ जाएंगे। सर, जो बॉडी लैंग्वेज की बात की, लेकिन जहां पर आता है कम्युनिकेशन, हम किस लेवल पर बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसका ध्यान कैसे रखा जाए? इसके लिए थोड़े से मैं बेसिक्स पर जाना चाहूँगा कि 3 प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक होता है वर्बल, जो हम मुंह से बोलते हैं। एक होता है नॉन वर्बल, जो हमारी मुंह छोड़कर हमारी पूरी बॉडी, हमारी आंखें, हमारा फेस, हमारे जेस्चर, पॉस्चर बोलते हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर से अगर आप प्रशिक्षण लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा जो कम्युनिकेशन जो हम डेली करते हैं, व्हाट्सएप पर है या ईमेल है या मैसेज है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित कम्युनिकेशन। तो एक अभ्यर्थी को इन तीनों कम्युनिकेशंस पर एक मिनिमम लेवल की एक्सपर्टीज या पारंगत होना चाहिए। ऐसा सामने वाला एम्प्लॉयर जरूर देखेगा, क्योंकि वहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी प्रकार का कम्युनिकेशन जरूर होता है जी। सुबह से लेकर, और जब तक वो ऑफिस में है तब तक कम्युनिकेशन ऑफिस में भी होता है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूर्वा जी हम कम्युनिकेट करते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो या रिटन हो। तो मेरा इन सभी दर्शकों से निवेदन है और उनके बच्चों से भी निवेदन है कि कृपया करके अपना कम्युनिकेशन स्पष्ट रखें, तार्किक रखें, छोटा रखें, कर्णप्रिय रखें और सारगर्भित रखें, ताकि आपकी लोकप्रियता बढ़े। चाहे आप समाज में हो, मित्र मंडली में हो, रिश्तेदारों में हो या आप अपने ऑफिस में हो। ये बहुत बहुत आजकल की ज़रूरत है जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका होगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक प्लान बना लें। आप ये देख लें कि आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें आज से लेकर और एग्ज़ाम तक के बीच में कितने दिन हैं। उन दिनों को आप घंटों में डिवाइड कर लें और ये देख लें कि मेरे पास इतने घंटे हैं, अब उन घंटों में मुझे ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है। उसका एक प्रॉपर प्लान बना लें। थोड़ा समय मैं बोलूँगा यहाँ पर पूर्वा जी, मेरा निवेदन है सभी से, थोड़ा प्लानिंग पर ध्यान दें। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम टेबल बना लिया जाए, टाइम टेबल बना लें और प्लानिंग करें। और उसके बाद जिन जिन लोगों से आपको या जिन स्रोतों से आपको मदद चाहिए उस प्लानिंग को अचीव करने की, वो भी अपनी तैयारी रखें। क्योंकि सारा कुछ अगर खुद ही कर सकें तो फिर दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है। पूर्वा जी, आप भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जिन जिन की मदद आपको चाहिए, डेफिनेटली उनके नाम लिख लें, उनसे मदद लेना शुरू कर दें और थोड़ा सा बफर टाइम रखें। ठीक है, ये नहीं कि एकदम कट टू कट टाइम रखें, थोड़ा सा बफर टाइम रखें ताकि आपको उसको रिवाइज करने का टाइम मिले। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने में मुश्किल होनी चाहिए जी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, और यहाँ मैं बोलना चाहूँगा पूर्वा जी, किसी प्रकार का तनाव अगर आप लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा उत्सुकता में अगर आप आते हैं, तो आपका अच्छा होता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। ये आप भी मानते होंगी, हो जाता है, नर्वसनेस में काम खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखें, जिसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्रकृति के नज़दीक जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर काबू पाने की वो शक्ति मिले। और जितना भी आपने प्लान किया है तो इस जी। शोभित जी, आप ये बताइए कि आजकल अखबार में, टीवी पर देखने को मिल रहा है या फिर हम मोबाइल पर भी देखें, बहुत सारी आपको बताया जा रहा है, मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि आप कैसे बचें। क्या ये पर्याप्त हैं?
मैंने कहा कि दोबारा कि सरकार को ऐसी नियम लाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी योजना लाना चाहिए कि हम ब्लॉक तहसील लेवल तक, ग्रामीण तक, क्योंकि देखिए डिजिटल बात हम कर रहे हैं तो आज ग्रामीण तक हर जगह किसान के पास सब जगह मोबाइल है, यूपीआई है, आज उनका पैसा उनके जनधन अकाउंट्स में आ रहा है, उसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। तो जब उनके अकाउंट मोबाइल पर वो चीज़ आ रही है तो उससे कैसे बचा भी जाए ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ग्रामीण के पास जब वो किसान खेत पर रहता है तो वो पेपर, रेडियो, टीवी ये बहुत कम देखता है, उसका इतना समय नहीं, वो सुबह से शाम तक अपने किसानी करता है। हाँ, उनके परिवार के कई लोग देखते हैं पर हो सकता है ऐसी चर्चा ना हो, तो हमें ये जैसे कहते हैं पंचायत बिल्कुल ग्रामीण लेवल तक ऐसी योजना चलानी चाहिए जिसमें इनको सिखाया जाए, बताया, क्योंकि देखिए अवेयरनेस ही, ये बहुत अच्छी जागरूकता बात है। ही बचाव है। जी, आप ये बताइए कि जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही पेपर में आया था कि जो पेंशन धारक हैं उनको लूटा जा रहा है, तो इन बुजुर्गों को कैसे समझाया जाएगा, कैसे इनके बचाया जाएगा? और हर घर में भी तो युवा है, वो युवा अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस को कैसे जागरूक करेगा? देखिए मैंने कहा ना, जागरूकता ही बचाव है इसमें, इस साइबर में सिर्फ जागरूकता ही बचाव है। और वो लोग हमेशा अटैक ऐसे करते हैं कि आप उस समय बिजी होते हैं, कहीं व्यस्त होते हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ भी कई साइबर फ्रॉड्स हुए हैं क्योंकि वो उस समय बिजी रहते हैं। हम बात करें ऐसे लोगों की, वृद्धजन की, जिनकी पेंशनर्स आ रही है, मैंने आपको अब फिर दोबारा कहा कि आप उनसे बच के रहिए जो कॉल्स आते हैं। बैंक कभी कॉल नहीं करता है, बैंक कभी भी SMS नहीं करेगा, तो आपको ऐसे कॉल से बचना है और ऐसी चीज़ों से बचना है। दूसरा, जो उनके घर के, जो परिवार के जो और भी जो युवा लोग हैं, उनको इस सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि उनके माँ बाप के साथ या दादा दादी के साथ जो चल रहा है वो कैसा क्या चल रहा है। अगर उनके स्मार्टफोन है, अगेन वो एक बात रह गई थी, स्मार्टफोन, जो स्मार्टफोन है तो क्या अगर वो यूज़ करें तो क्या उसके अंदर UPI में उनका बैंक ऐड ऑन है कि नहीं। वैसे कोशिश ये करिए कि UPI में कभी अपना बैंक लिंक मत करिए, वो UPI वॉलेट में आप पैसा रखिए, अपने बैंक से ट्रांसफ़र करिए। अगर आप 4-5 हज़ार रखते हैं ये सफिशिएंट होता है वॉलेट के लिए। अगर आप उसमें लिंक कर देते हैं और आपका मोबाइल हैक होता है या कॉम्प्रोमाइज़ होता है या आप गलती कर बैठते हैं, ऐसी कोई लिंक क्लिक कर देते हैं, तो आपका पैसा बचा रहेगा, पैसा नहीं जाएगा। क्योंकि आप UPI में अपना बैंक अनलिंक रखें, कभी लिंक ना करें। जी, श्रेयस्ती जी ये बताइए कि बच्चों के ऊपर आजकल पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, अपने दोस्त, अब उनको ये कहा जाता है तुम्हारे वो दोस्त ने तो बहुत अच्छा किया, तुम ये कर रहे हो। उस पीयर प्रेशर से बच्चे कैसे बचें? पूर्वा जी, हम और आप सभी इस चीज़ से निकले हुए हैं जी। दोस्त कौन सा फॉर्म भर रहा है, हम वो कौन सी जॉब कर रहा है, हमको भी वही करना है। देखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, राइट, कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अभिभावकों को ये जानना है कि मेरे बच्चे में क्या विशेषताएं, वो किस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकता है, अपना करियर अच्छे से बना सकता है, उसको ज़्यादा वो प्रोत्साहन दें। दूसरा, पीयर प्रेशर यानी सहपाठियों से, संगी साथियों से बातचीत करें, बहुत अच्छी बात है, पर अगर लाइक माइंडेड यानी एक ही रुचि वाले अगर उसके साथी होंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा बिल्कुल, कि अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, वो IIT क्रैक करना चाह रहा है, तो उसके संगी साथी भी फिर उसी प्रकार के होने चाहिए ताकि वो लोग आपस में डिस्कस करें। जब भी वो बैठें, एक टॉपिक लेकर डिस्कस करें, उससे जो चीज़ें निकल कर आएंगी सभी लोगों को एक साथ बहुत अच्छी सीख मिलेगी, उनका ज्ञान एकदम दूसरे लेवल पर जाएगा। बट अगर वो कॉपी करने की होड़ में जाएंगे पूर्वा जी, तो ना तो वो यहाँ के रह जाएंगे ना वो वहाँ के रह जाएंगे। क्योंकि आपकी, मैं उन बच्चों से संबोधित हूँ अभी, आपकी विशेषताएं, आपकी प्रतिभा, आपकी क्वालिटीज़ अलग हैं, आपके मित्र की अलग हैं। आप एक जैसे दो लोग नहीं हो सकते हैं, या हो भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा समानताएं नहीं पाएंगे आप। जी जी जी, Right. बहुत अच्छी आपने बात की और समय की थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। जी हाँ। और शोभित जी, आपने, मनोज श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पूर्वा जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका। कल है दशहरा, आपको दशहरे की भोपाल दूरदर्शन परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां। और आज नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ हम नमस्कार आपको प्रेषित करते हैं। नमस्कार।